नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले जो अलंकार पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक ना। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। तो देखिएगा, हम लोग आज पहले देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है। हर जगह से यह प्रश्न आया हुआ है, एक चैप्टर से नहीं है। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में हर जगह से प्रश्न, कहीं से भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कौन सर्वनाम की बात कर रहा है यहाँ पर कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न देखिएगा, सर्वनाम की बात कर रहा है कि और पूछ रहा है क्या है, कितने प्रकार के, इनके प्रकार की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रकार की बात कर रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है ना, ये पहला हो गया। दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, और चौथा अनिश्चयवाचक। पांचवा संबंधवाचक, और छठवां प्रश्नवाचक, ठीक है ना। यही 6 भेद हैं। और इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, पुरुषवाचक में मैं या तू, निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, संबंध में जो सो, और प्रश्न में, प्रश्नवाचक में जो है प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ठीक है। अगर आपसे देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न करे कि सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद हैं, तो कितने हैं? 6। यही 6 है, यही 6 भेद हैं, ठीक, यही है। लेकिन अगर संख्या से बात करें कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, किसकी बात करें, संख्या से बात करें, तो सर्वनाम की कुल संख्या जो है 11 है। कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही लोग हैं। अगर देखिएगा दोस्तों, यहां अगर आपसे प्रश्न करे, भेद या प्रकार की बात करेगा, तो आप लोग 6 बताइएगा। लेकिन अगर संख्या से बात करें, सर्वनाम की संख्या कितनी है ना, तो संख्या जो है 11 है, ठीक है ना। यहाँ 2 प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है प्रश्न संख्या दूसरा। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत में कौन सा विशेषण है? ठीक है ना। यह दृश्य
बहुत सुंदर है में बहुत की बात कर रहा है, बहुत पूछ रहा है। बहुत में कौन सा विशेषण है, बहुत में कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो ये सुंदर है, दृश्य कैसा है, ये दृश्य कैसा है, सुंदर की बात कर रहा है। ये दृश्य सुंदर है, दृश्य की विशेषता बता रहा है कि ये जो दृश्य सुंदर है। लेकिन अब सुंदर में भी क्या है, बहुत सुंदर है। क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर की बात कर रहा है। तो ये दृश्य की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। और लेकिन बहुत की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक, तो इसमें बहुत क्या है, बहुत की बात कर रहा है तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है ना, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। तो बहुत में ऑप्शन संख्या डी सही है। कौन सही है, डी सही है। देखिएगा दोस्तों, इसमें प्रविशेषण है। लेकिन पहले प्रश्न थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले प्रश्न में क्या था कि इसमें ऑप्शन, हम सर्वनाम की बात कर रहे थे तो सर्वनाम कितने थे, कुल 6 थे। इसमें संख्या 6 था, ऑप्शन संख्या हम नहीं बता पाए थे, भूल गए थे। ऑप्शन संख्या बी सही है, 6 सही है ना, सर्वनाम के प्रकार 6 सही है। चलिए ठीक है ना, प्रश्न 2 संख्या हो गया, यह भी है प्रविशेषण। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए, आसमान का रंग नीला है। क्या है, आसमान का रंग नीला है में विशेष से पहचानना है। क्या पहचानना है, विशेष से पहचानना है। देखिए यहां पर आसमान क्या है और रंग क्या इसका है, नीला है। आसमान का रंग की बात कर रहा है कि जो रंग है कैसा है, नीला है। देखिएगा, रंग तो रंग ही होता है, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे जो भी हो। तो इसमें आसमान की बात कर रहा है कि आसमान नीला कलर का है। ठीक है ना, तो इसमें नीला तो ये विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया, नीला विशेषण हो गया। और आसमान की बात कर रहा है तो विशेषण, ये विशेषण हो गया। और आसमान की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या कौन सही है, बी सही है। आसमान क्या हो गया, ये जो है विशेष से है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा, लिंग की बात किया जा रहा है यहां पर। ठठेरा शब्द है, इसका लिंग परिवर्तित करना है, लिंग। तो ठठेरा का ठठेरिन, ठठेरनी, ठठेरी, ठठारी। इसमें ऑप्शन संख्या ए सही है, ठठेरिन होता है। क्या, ठठेरिन होता है। ऑप्शन संख्या ए, प्रश्न 4 का ऑप्शन संख्या ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सकल और शकल, सकल और शकल, ये शकल है और ये शकल है। ये दंत स है और ये तालव्य स है। शकल और शकल का अर्थ क्या होता है, तो कला और कृति। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सन और संवत, ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश, ऑप्शन डी सबल और निर्बल। तो शकल, इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण, इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और इस शकल का अर्थ होता है अंश। क्या होता है, अंश। तो ऑप्शन संख्या कौन सही है, सी सही है। कौन, सी। इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस शकल का अर्थ होता है अंश या भाग ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन की बात कर रहा है। नासिक के व्यंजन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के होता है, जैसे ञ, ङ, ञ, ड़, न और म। ये क्या है, नासिक व्यंजन है। अब देखिए इसमें से कौन आया है, यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए स, ऑप्शन ए
बी, यहाँ आया है, इसमें यहाँ आया है, यह यहाँ है, और ग है ही नहीं, तो कौन सा ही ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। एक की वर्तनी अशुद्ध है मतलब शुद्ध नहीं है, इसमें अशुद्ध की बात कर रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी क्या है? वर्तनी अशुद्ध है। एक ऐसा शब्द है जिसका वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, ठीक है ना। देखिए शुद्ध में तो ये भी सही है, ए सही है, बी गलत है, वेशभूषा सही है, मनीषा सही है, यही अशुद्ध है, बी ऑप्शन सही है, यही अशुद्ध है, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम पूछ रहा है। चौकी का चतुष्पादिका होता है, ठीक है दोस्तों। चौकी जो है इसका जो है तत्सम शब्द पूछ रहा है, तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द। संस्कृत देखिए एकदम सरल भाषा में समझिएगा कि जो चीज, जो शब्द संस्कृत का होता है उसे तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में प्रयोग हो रहा है, हिंदी जो शब्द है इसे तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। तो चौकी जो है तद्भव, इसका तत्सम बताना है तो तत्सम चतुष्पादिका होता है। क्या होता है? चतुष्पादिका, ऑप्शन सी सही है, चतुष्पादिका, ठीक है ना, चतुष्पादिका, ऑप्शन संख्या सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि घोटक का, ये जो घोटक है इसका तद्भव शब्द चुनना है। क्या? तद्भव। तो घोटक का तद्भव गधा, घोड़ा, घड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो घोटक का घोड़ा होता है, ऑप्शन संख्या बी सही है, ठीक है ना, घोटक का घोड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 10। जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव, ये सूत्र है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन संख्या सी सही है, अव्ययी भाव। पहला संबंध तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय। संबंध तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, अव्ययी यही है कि पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 10 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का, तो उच्चारण का उत प्लस उच्चारण होता है, उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि है, त के स्थान पर आधा च आदेश हो जाता है तो बनता है उच्चारण। क्या बनता है? उच्चारण। तो उच्चारण ही का पूछा है, उत प्लस आरण ये नहीं है, उत प्लस चारण ये भी नहीं है, उत है, उत प्लस चारण ये है, यही सही ऑप्शन है, उत उच्च प्लस चारण नहीं, ऑप्शन से क्या सी सही है, उत प्लस चारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। जब लोग हार जाते हैं तो घुटने नहीं टेक देते हैं, तो यही है, घुटने में दर्द होना ये सरासर गलत है, दुखी होना ये भी गलत है, हार मान लेना यही सही है, और विजय प्राप्त करना गलत है। हार मान लेना, घुटने टेकना का मतलब हार मान लेना, ऑप्शन संख्या सी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 के बाद 13, प्रश्न संख्या 13। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आए थे हरिभजन को,
आए थे भगवान के भजन के लिए, वो टन लगे कपास और दूसरा कार्य करने लगे। ठीक, लोकोक्ति का सही अर्थ है साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, डी है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। देखिएगा बहुत से लोग होते हैं कि आते हैं किसी कार्य के लिए और उस कार्य को छोड़ करके किसी और कार्य में लग जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर प्रश्न आया है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, यानी वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। यही ऑप्शन संख्या बी सही है। ठीक है ना, यही सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। भ्रमर गीत का प्रसंग है, सूरदास जी का है, और इसमें उद्धव जो है कि गोपियों को संदेश देने आए हैं, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान कराने आए हैं। और उसी समय सखिया कह रहे हैं कि अखिया हरिदर्शन की भूखी, हे उद्धव ये जो नेत्र हैं कृष्ण कन्हैया के लिए भूखी हैं, प्यासी हैं, इतना वियोग में तड़प रही हैं कृष्ण के। इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार के भी दो भेद हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो इसमें ये वियोग कर रही हैं गोपियाँ कृष्ण के लिए ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बी रस है, दूसरा वियोग श्रृंगार रस है, ये सही है, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन संख्या बी सही है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द, शब्द की बात कर रहा है, प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ठीक है ना, शब्द एक सा होता है, मतलब पहला और अंतिम। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कुंडलियां, रोला, दोहा। ऑप्शन ए कुंडलियां, बी रोला, सी दोहा और डी सोठा है। तो इस देखिएगा दोस्तों, कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा प्लस रोला से होता है। दोहा प्लस रोला से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। इसमें जो खासियत है, इसमें पहचान में है कि दोहा का अंतिम चरण, इसका अंतिम चरण, यह भी एक पहचानने का तरीका है। दोहा का इसमें अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। ठीक, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि किस छंद का, किसमें कौन सा ऐसा छंद है जिसमें दोहा का प्रथम चरण, दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है। तो इसमें भी कुंडलिया छंद होता है। और यह प्रश्न पूछा गया कि प्रथम और अंतिम कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया में। कुंडलिया जिस शब्द से शुरुआत होती है, जो शब्द पहले आएगा, जो शब्द पहले रहता है वही शब्द लास्ट में अंतिम में भी रहता है। ठीक है ना। जो शब्द पहले प्रथम रहता है, एकदम शुरुआती दौर पे रहता है, वही लास्ट अंतिम में रहता है। और कुंडलियां का निर्माण दोहा प्लस रोला से होता है, इसलिए यहाँ कुंडलियां छंद होगा। और ऑप्शन संख्या ए सही, इसमें कौन? ए सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए अभी हम अलंकार
का जब परिचय दिए थे, अलंकार ही चल रहा है टॉपिक, तो अलंकार के परिचय में हम बताए थे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या शोभा बढ़ाना। यह प्रश्न ईसाई में आ चुका है, कई जगह यह प्रश्न आ चुका है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखिए, वस्त्र है, वर्ण है, आभूषण है, विशिष्ट है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। ऑप्शन संख्या सी सही है, ठीक है। और आप लोग मेरा जो पहले वाला वीडियो है अलंकार का, उसमें देखिएगा एकदम विधिवत इस चीज़ को हम एकदम अलंकार का परिचय खूब बेहतरीन तरीके से दिए हैं। आप जाकर के इसको पढ़ कर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, ये भी अलंकार से। ये 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, कितनी बार? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ठीक है ना। 3 बेर खाती थी, वे 3 बार खाती है। 3 बेर खाती, यहाँ बेर रहना चाहिए, थोड़ा सा गलती है ना, यहाँ पर ये बेर रहना चाहिए, बेर। तो इसी बेर दो, एक ये बेर हो गया और एक ये बेर हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा, 3 बेर ये बेर, यही 2 शब्द है, दोनों की आवृत्ति हुई है, दोनों में यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर, एक स्त्री है, 3 बेर खाती है, और 3 बेर खाती है। 3 बेर का मतलब बैर, बैर एक फल होता है, ठीक है ना। तो 3 बेर खाती है, खाती थी, पहले 3 बेर खाती थी, सुबह दोपहर शाम, लेकिन अब जो है 3 बेर खाती है। 3, एक स्त्री है जब महलों में रहा करती थी तो 3 बार खाती थी दिन भर में, 3 बार, सुबह दोपहर शाम, बाकी टाइम आराम। लेकिन यहां क्या रहा है कि 3, यहां बेर, 3 बेर खाती है। जब जंगलों में रहती थी तो 3 बेर खाकर के, 3 बेर फल होता है बेर नाम का, 3 बेर खाकर ही जीवन यापन कर रही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ, तो यमक अलंकार है। ऑप्शन संख्या सी सही है, यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं 18, प्रश्न संख्या 18। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और सेवा सदन। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म यही वाराणसी में ही लमही में हुआ था, और इनका जो है उपन्यास, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, ठीक है ना। इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। ऑप्शन संख्या सी सही है, 18 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 प्रश्न संख्या है। देखिए पूछा गया क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं। कौन कवि? राष्ट्र कवि कहलाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरणगुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरणगुप्त जो है एक, तो मैथिली शरणगुप्त हैं, इन्हें ही राष्ट्र कवि कहा गया है। और क्यों कहा गया है, थोड़ा सा इसको भी आप लोग सुनिएगा, इसकी भी जानकारी ले लीजिए आप लोग। तो एक पुस्तक लिखे थे भारत भारती, भारत भारती, ये जो पुस्तक है ये मैथिली शरणगुप्त लिखे थे। और इसी पुस्तक से प्रसन्न होकर के, इसी पुस्तक से प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी
महात्मा गांधी जी प्रसन्न होकर के, इसी पुस्तक से प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे ना। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है तो महात्मा गांधी जी ने, और भारत भारती पुस्तक लिखने की वजह से इससे प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी जी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन संख्या सी सही है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, बहुत बड़े कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लास्ट और अंतिम। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसने लिखा है? तो प्रेम सागर तो कई बार एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न है। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल ने लिखा है। किसने? ऑप्शन संख्या ऐसा ही है, लल्लू लाल। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल ने लिखा है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रश्न था और 20 प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।